और जी बच्चों, क्या हाल चाल सबके। आज की क्लास का टॉपिक तो आपके सामने दिख रहा है, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द इनकम मेथड। और क्लास नंबर आज की 5th है, ये भी आपको पता ही है। आज की क्लास में होना क्या है, आज की क्लास में मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या होना है, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। आइए सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है। किन किन खास पॉइंट्स को इनकम मेथड में इंक्लूड किया जाता है और किन किन खास पॉइंट्स को इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं किया जाता है, इन्हीं बातों को यहाँ हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसफ़र अर्निंग्स। इन सब को कलेक्टिवली ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स है। अगर मैं रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये क्या है, ये ट्रांसफ़र अर्निंग्स है। अब देखो ना, मुझे मिलता है तो मेरे लिए अर्निंग्स है, गवर्नमेंट देता है तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स है। मैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स बोलूँ, ट्रांसफ़र अर्निंग्स बोलूँ, सेम थिंग है। जैसे कि एग्जांपल लो, ओल्ड एज पेंशन, या ले लो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। unemployment allowance, and then a scholarship. स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के बाद पॉकेट एक्सपेंस। आप सबको मिलता है पॉकेट एक्सपेंस, एक्सेट्रा। दीज आर नॉट इंक्लूडेड वेयर, नॉट इंक्लूडेड, these are not included in नेशनल इनकम। इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट नहीं होती, और साथ साथ इससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज का जनरेशन नहीं होता है। ये वन साइडेड पेमेंट्स है, तो इसको जीएसटी में, सॉरी, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेशनल इनकम मतलब अगर नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हुआ तो जीएसटी में भी इंक्लूड नहीं हुआ। इसमें कोई ऐसा टर्म्स है जिसका मतलब पता नहीं आपको। ओल्ड एज पेंशन का मतलब हुआ, अगर कोई बंदा सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे मिलते हैं, मतलब बिना किसी काम के पैसे मिलते हैं ताकि उनका लाइफ स्मूथली चल सके, तो उसको ओल्ड एज पेंशन बोलते हैं। लेकिन ओल्ड एज पेंशन से आप ये मत समझना कि जो रिटायरमेंट पेंशन्स होते हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। नहीं, पिछले क्लासेस में ये बातें आपसे हो चुकी थी कि रिटायरमेंट पेंशन इज़ बेसिकली गिवन टू द एम्प्लॉई फॉर देयर पास्ट वर्क डन। It's a part of contract of the job. So retirement payments, retirement pensions are absolutely the part of GDP और national income। वो GDP का part होता है। retirement payments, sorry, retirement pensions cannot be compared with the old age pension। उससे साथ उसका comparison possible नहीं है और नहीं करना चाहिए। ये बातें मैंने आपसे बता दिया था। आइए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पे इस बात को लिख देता हूँ। रिटायरमेंट पे रिटायरमेंट pensions are given as per the contract of job and in return of job performed in the past। जो काम आपने पास्ट में किया है। सो रिटायरमेंट पेंशन is
absolutely the part of national इनकम। क्या बात है सर, मज़ेदार बात है। यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ को भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। लिखिए सेकंड पॉइंट में, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ not the part of national income। क्यों नहीं है सर, कमाई तो कमाई होता है। इलीगल एक्टिविटी से जो कमाते हैं उसके इनकम को वो ब्लैक में कमाते हैं और उसके इनकम को काउंट नहीं किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। उसके इनकम को काउंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप ब्लैक में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आप कहीं अकाउंट के थ्रू या वाइट में बिल काट के ऐसी कोई पेमेंट आप करते ही नहीं है, तो आपके इनकम को कैसे जीडीपी का पार्ट माना जा सकता है। और ख़ासकर इलीगल एक्टिविटीज़ में कुछ तो बड़ी सीरियस इलीगल एक्टिविटी होते हैं, जैसे चरस गांजा हो गया, ये सब का एक्टिविटीज़ करते हैं। कई कई जगह पे जहाँ शराब बैन है वहाँ पे शराब का काम करते हैं। इलीगल काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कई काम इलीगल में भी थोड़ा सा आंख बंद कर लेती है सरकार। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो बड़ी खतरनाक होते हैं। ऐसे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ इलीगल ऐसे हैं जो अच्छे इलीगल है, इलीगल तो इलीगल ही है, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे थेफ्ट हो गया, गैम्बलिंग हो गया, इन सब इनकम को ना कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया जा सकता, इसको जीडीपी का पार्ट, नेशनल इनकम का पार्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता है। थर्ड पॉइंट, कमीशन पेड एंड सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ये बात हो चुकी है पहले भी, इसलिए मैं जल्दी से लिख के निकल जाऊंगा। कमीशन पेड ऑन सेल और परचेज of second hand goods are the part of national income। क्योंकि कमीशन जो ब्रोकर्स लेते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं, कमीशन लेते हैं, वो सब ऑफ कोर्स न्यू ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो तो पार्ट होंगे। सेकेंड हैंड गुड्स के सेल परचेज को और उसकी अमाउंट को नेशनल इनकम में प्लस नहीं की जाती है, कमीशन को की जाती है। ये बातें तो आपसे हो चुकी है। ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज, सेल ऑब्लिक कर लो, परचेजेस ऑफ बॉन्ड्स शेयर्स एक्सेट्रा, उस पर जो होती है वो क्या होगा, वो मैं सिंपल लिख देता हूँ, आर द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। क्यों नहीं होगा भाई, शेयर्स परचेज होता है तो उस पर ब्रोकरेज दी जाती है, कमीशन दी जाती है, तो ऑफकोर्स नई ट्रांजेक्शन्स उसमें कमाई हो रही है, तो उसको नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा। आइए पांचवा लिखिए, इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स एग्जाम्पल हो लॉटरी, लॉटरी not the part of what, not the part of national income। ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे, बोलो। ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है क्योंकि विंडफॉल गेन्स वन साइडेड होता है, इससे कोई इनकम जनरेट नहीं करती है, कोई भी इनकम का जनरेशन नहीं होता है, इसलिए इसको इंक्लूड जीडीपी में नहीं किया जाता है। यस सर, कोई भी विंडफॉल गेन्स हो, मैंने लॉटरी यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, आप केबीसी में जीतते हैं वो भी विंडफॉल गेम्स में आएगा, उसको भी नहीं माना जाता है।
इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर्स ऑक्यूपाइड हाउस, देखिए इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर occupied houses is to be treated as what? Treated as the part of national income. ये बात पहले हो चुकी है, इसको नेशनल इनकम का पार्ट मानते हैं। मैंने कहा था जैसे मान लो मैं अपने ही घर से बिजनेस करता हूँ, तो मेरे घर का जो इम्प्यूटेड रेंट होगा, जो रेंटल वैल्यू होगा, उस रेंटल वैल्यू को जीडीपी का पार्ट माना जाएगा। भले ही मैं खुद को रेंट नहीं पे करता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको रेंट पे लगा देता तो मुझे कुछ ना कुछ रेंट जरूर मिलता। इसलिए 7th, corresponding to production of self consumption, production of self consumption, there should be generation of income in the economy. There should be generation of what? There should be generation of national income. There should be generation of income in the economy. इसलिए इसको नेशनल इनकम का पार्ट बनाया था। इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर कोई बंदा सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करता है, जो किसान होते हैं जिनके पास अच्छा खासा ज़मीन जायदाद होता है और वो फसल उगाते हैं, उसमें खुद भी कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या होता है? नेशनल इनकम का पार्ट होता है। अब आप कहोगे सर पिछले क्लास आपने कहा था सबसिस्टेंस सेक्टर, वो कुछ और बात थी। वो बात थी कि अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद नहीं हो, बेयरली इतना ही कमाई होता है कि मुश्किल से उसका लाइफ चल पा रहा है, वो कुछ और बात थी। उसको इससे कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड करेंगे, नहीं इंक्लूड करेंगे? 7 पॉइंट तक हो चुका है। आइए 8th पॉइंट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड and undistributed profit. Undistributed profits are not included in the GDP, in the national income, because these are the part of profits and profits already included in the national income. ये कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये सब क्या होते हैं? पार्ट ऑफ प्रॉफिट होते हैं। कल बताया था मैंने आपको, अगर आपने प्रॉफिट को ही नेशनल इनकम में प्लस कर दिया तो इन सब को अलग से प्लस नहीं करना है। 9th पॉइंट, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ compensation of employee. Compensation of employee. Income tax is paid out of compensation of employee. It should not be added.
it should not be added in the नेशनल इनकम। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप कहीं जॉब करते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देता है 10 लाख रुपया। आप जॉब करते हैं लेकिन आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी कितना देता है? 10 लाख रुपया। लेकिन 10 लाख रुपया में से आपको टैक्स कट जाता है कितना सर? मान लो 1 लाख रुपया। आपके हाथ में कितना पैसा बचता है? 9 लाख। अब मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि बताओ आपकी सैलरी कितनी है? 9 लाख ही 10 लाख है? बोलिए, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। सैलरी हमारी 10 लाख है। क्यों सर, बताइए क्यों 10 लाख है? क्योंकि सर सैलरी तो मुझे अपने एम्प्लॉयर से जो मिलता है उसको सैलरी बोलते हैं। तो एम्प्लॉयर से तो मुझे 10 लाख मिला है। अब उस पैसे का मैं क्या यूज़ करूँ, कहाँ पे करूँ, किसको पे करूँ, अलग बात है। मुझे तो जो एम्प्लॉयर से मिला वो सैलरी है, तो सैलरी तो 10 लाख हो गई। अब ये बताइए क्या इस सैलरी को आप नेशनल इनकम में प्लस करोगे? करोगे बताओ? एडेड टू नेशनल इनकम ना, ये सैलरी तो नेशनल इनकम में प्लस होगा। अगर इसको नेशनल इनकम प्लस करोगे तो क्या 1 लाख रुपया जो आपका टैक्स पेड है वो भी नेशनल इनकम में प्लस होगा? ये बताओ। टैक्स पेड नेशनल इनकम प्लस होगा? ये नेशनल इनकम में प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसको सर हम नेशनल इनकम में प्लस कर देंगे तो कुल मिला के 11 लाख रुपया क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम में चला जाएगा। जबकि नेशनल इनकम में जाना कितना चाहिए? 10 लाख ही जाना चाहिए। तो सैलरी जो टैक्स से पहले की सैलरी होती है वो नेशनल इनकम में प्लस होता है। टैक्स से पहले का सैलरी नेशनल इनकम में प्लस होता है। इसीलिए अलग से इनकम टैक्स को नेशनल इनकम में प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या नहीं पड़ना चाहिए। नहीं करेंगे। मान गए? नहीं माने? फिर से बताऊं सर, अगर सैलरी को आपने 10 लाख रुपया ऐड कर दिया किस में? नेशनल इनकम में, तो ये 10 लाख रुपया सैलरी जो है ना वो टैक्स से पहले की अमाउंट है। अगर 10 लाख ऐड हुआ तो अंडरस्टूड है 1 लाख टैक्स का भी ऐड हो ही गया। अगर हम 1 लाख टैक्स का अलग से ऐड कर दें तो ये गलत हो जाएगा, एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। सो नेशनल इनकम शुड नॉट बी एडेड बाय वो टैक्स पेड, रादर आई कैन से टैक्स पेड बाय एम्प्लॉई टू द गवर्नमेंट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ व्हाट? नेशनल इनकम। क्या बात है। अब देखिए 10th पॉइंट इसका। 10th पॉइंट देखिए, चलिए स्टार्ट कीजिए। तो एक पॉइंट था वेजेस एंड सैलरी। देखो, इफ compensation to employee is already added to the national income, then its different elements like salary in cash or in kind or social welfare won't be added separately. इन द नेशनल इनकम। मैंने ये कहना चाहा कि अगर एम्प्लॉई कंपनसेशन को आपने नेशनल इनकम में जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है, तो एम्प्लॉई कंपनसेशन ऐड हो गया तो सारे ऐड हो गए। फिर बाद में उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको अलग से ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। उसके एलिमेंट क्या होते हैं? वेजेस पेड टू एम्प्लॉई इन कैश और इन काइंड और सोशल वेलफेयर समथिंग लाइक, तो वो सब ऐड नहीं होंगे।
मज़ा आ गया। ये सारी प्रिकॉशंस आपने ध्यान दे दिए। आप कहो तो मैं एक बार फिर से बड़े फास्ट ट्रैक में रिकवर रिवाइज कर देता हूँ। ओल्ड एज पेंशन नहीं, स्कॉलरशिप नो, पॉकेट एक्सपेंसेस नो, इलीगल एक्टिविटीज़ नो, सेकेंड हैंड गुड्स पे कमीशन येस, शेयर एंड बॉन्ड्स पे कमीशन एंड ब्रोकरेज येस, विंडफॉल गेन्स नो, imputed rent yes, self consumption, production for self consumption yes, and then corporate tax, dividend, undistributed profit no, because profit already added, employee compensation already added, so their part is not added. 10th point। मज़ा आ गया। आइए अब फटाफट क्या करते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए जी बच्चों, पहला न्यूमेरिकल्स, इतने क्लासेस जो मैंने पढ़ाया ना उसका फ़ायदा आपको अब मिलेगा। बताइए सवाल क्या था, मैं बड़े आराम से करने वाला हूँ। जो इंसान बहुत जल्दी जल्दी बोलता है देखो कितना स्लो हो जाएगा, देखना। नेशनल डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक इनकम निकालना, नेट डोमेस्टिक इनकम निकालना है, शॉर्ट में क्या NDI निकालना है, नेट डोमेस्टिक इनकम निकालना है। मज़ा आ गया? यस सर। कैसे निकलेगा? देखिए अगर सारे इनकम्स को आप प्लस कर दो तो वो नेट डोमेस्टिक इनकम ही होता है। सारे इनकम को प्लस कर दो तो वो नेट डोमेस्टिक इनकम ही होता है। बताइए सर कौन कौन सा इनकम दे रखा है, मैं देखता हूँ क्या क्या दे रखा है। इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी दे रखा है, इसके हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जो जो आप निकाल सकते हो निकालते जाओ। क्या होता है सर ये, इनडायरेक्ट टैक्स पेड माइनस व्हाट, माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स पेड माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स पेड माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स पेड कितना दे रखा है, 9000। सब्सिडी सर 1800, माइनस कर दो कितना होगा सर 7200। क्यों निकाला सर, मुझे नहीं पता मैं क्यों निकाला। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा दिमाग नहीं खराब है जो मैंने निकाला है। निकाला है तो कुछ ना कुछ काम जरूर होगा इसका, वेट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन। मैंने हमेशा कहा कि जानकारी इकट्ठा करो कम से कम। 1700। मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम है तो क्या करोगे, मिक्स्ड इनकम ऑपरेटिंग सरप्लस NFIA अनकम्पनसेटेड टू एम्प्लॉय। देखिए अगर आप निकालना चाहते हैं NDPFC या NDI निकालना चाहते हैं और जानते हैं सारे इनकम को प्लस करोगे तो FC ही निकलेगा, फैक्टर कॉस्ट ही निकलता है। कल इसके बारे में बात हो चुकी थी। सारे इनकम को प्लस करने से एक तो नेट निकलता है क्योंकि इनकम में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है, और दूसरा डोमेस्टिक निकलता है, और तीसरा क्या, फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है। बातें पिछली क्लास में हो चुकी थी। फैक्टर कॉस्ट क्यों निकलता है, क्योंकि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडीज आप पे करते हैं वो वो इनकम का पार्ट नहीं होता, इसीलिए। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करता हूँ, सीधा समझ लीजिए। जितने भी इनकम को प्लस करोगे इनकम को प्लस करके क्या निकलेगा, NDIFC निकलेगा। बताइए कौन कौन सा इनकम है। एक है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 28,000। वैसे आप बताओ क्या क्या होता है सर। एक होता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स, या कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जो भी कह लीजिए आप, प्लस क्या एम्प्लॉय बेनिफिट्स या कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, वो भी नाम ले सकते हैं। प्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। आपके हिसाब से तो यही होता है। अब प्लस क्या होता है, मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है सर, रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, अब प्लस प्रॉफिट आता है। मज़ा आ गया। तो ढूंढ लो ना बच्चों क्या क्या दे रखा है। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है 24,000। मैं देख सकता हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 10,000। और मैं देख सकता हूँ क्या कि मिक्स्ड इनकम दे रखा है यहाँ पे 28,000। और मज़ा आ गया।
28 प्लस 10 38 प्लस 4 42 एंड 52 नहीं 62,000 ये हो गया आपका। क्या हो गए? NDP या NDI जो भी कह लीजिए आप, एक ही बात है, FC आ गया। क्यों सर ये क्यों आया? क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूँ, बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा कि सारे इनकम को प्लस करोगे तो नेट डोमेस्टिक इनकम ही आएगा और वो फैक्टर कॉस्ट पे आएगा। पिछले क्लास में जाकर पढ़ लीजिए, मैंने बता रखा था। क्योंकि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाने वाले सारे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के इनकम को प्लस कर दिया जाएगा तो डोमेस्टिक इनकम ही आता है और वो नेट आएगा, क्योंकि इनकम को प्लस कर रहे हैं, इसमें डेप्रिसिएशन एडेड नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन एडेड नहीं है तो ये नेट ही आएगा। अगर डेप्रिसिएशन एडेड होता तो ये ग्रॉस आता, लेकिन एडेड ही नहीं है, क्योंकि इनकम में डेप्रिसिएशन कहाँ से ऐड हो सकता है? डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंडिचर है, और पिछली क्लास में काफ़ी अच्छी बात इस बारे में कर चुका हूँ। यस सर। अब दूसरा सवाल कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकालो। ये कहता है GDI मतलब GDP निकालो, वो भी किस पे? FC पे निकालो। अब तो सर पकड़ लो, आप कैसे निकालोगे भाई? आपको NDI दे रखा है फैक्टर कॉस्ट पे, जो कर सकते हो वो तो करो भाई। ये देखता हूँ क्या मैं, ये दोनों पार्ट सेम है बिल्कुल, ये भी फैक्टर कॉस्ट ये भी फैक्टर कॉस्ट है। अंतर सिर्फ किस बात की है? ग्रॉस एंड नेट की है। तो इसमें अगर हम डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है? ये ऑफ कोर्स नेट किस में कन्वर्ट कर जाएगा? ग्रॉस में कन्वर्ट कर जाएगा। मज़ा आ गया। नेट किस में कन्वर्ट करेगा? ग्रॉस में कन्वर्ट। ओह बोलो ना, नेट किस में कन्वर्ट? ग्रॉस में कन्वर्ट। मज़ा आ गया सर। तो ये है 62,000 और बताइए डेप्रिसिएशन का कितना अमाउंट है? ओह बोलो ना, लिख रखा है मैंने डेप्रिसिएशन ऊपर 1700। कितना हो गया? 63,700। मज़ा आ गया। पिछले कितने क्लासेस से मैं यही बातें ही कर रहा हूँ कि इसको इसमें प्लस करो ये आ जाएगा, इसको इसमें प्लस करो ये आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेट नेशनल इनकम। ये पूछ रहा है आपको क्या? नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, वो भी किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे। आपको क्या दे रखा है? नेट निकालना है तो नेट के टर्म्स में क्या दे रखा है? सर नेट के टर्म्स में दे रखा है नेट डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, और वो भी फैक्टर कॉस्ट पे दे रखा है। और वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 62,000। अब कंपैरिजन कर लो, ये भी नेट है, ये भी नेट है, ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, ये भी फैक्टर कॉस्ट है, ये भी फैक्टर कॉस्ट है। अंतर किसकी है? अंतर इसकी है, ये डोमेस्टिक दिया हुआ है और नेशनल चाहिए। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा ज़रूर, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपके लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है, बहुत ही चिंताजनक है। जिस क्लास में आप बैठे हैं उस क्लास में कम से कम 100 टाइम्स अगर आप वीडियो को पॉज करके सुनेंगे ना, तो ये बात मैं क्लास में बोल चुका हूँ, बहुत ही चिंताजनक है। क्या सर क्या कहना चाहते हो, क्या चिंताजनक है भाई? डोमेस्टिक में अगर हम प्लस करते हैं क्या? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो फॉर्मूला नहीं याद होगा, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो सवाल नहीं कर पाएंगे, और नहीं तो फिर गए मार्क्स आपके। NFIA साफ साफ सवाल में दे रखा है कितना सर? -300। तो ये 62,000 में क्या करेंगे? -300 कर देंगे, मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 61,700 आ जाएगा। सर इसमें कौन सी मज़ा वाली बात थी भाई? आंसर आ गया, इसलिए 300 माइनस करने से कोई मज़ा नहीं आता है, आंसर आपको मिल गया होगा। अगला सवाल क्या कहता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर देखो, अब क्यों नहीं कहूँ मैं मज़ा आ गया। अब ये कह रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैं चाहूँगा, मेरे पास है क्या? नेट नेशनल, तो मेरे पास नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। मैं बार बार कहता हूँ इनकम से और प्रोडक्ट से कंफ्यूज मत करना, दोनों सेम चीज़ है। अदरवाइज कंपैरिजन करो। कंपैरिजन ये है कि ये फैक्टर कॉस्ट पे है दिया हुआ और मार्केट प्राइस मुझे चाहिए। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है? कितनी बार बोल चुका हूँ, क्या डिफरेंस है? बोलो ना। फैक्टर कॉस्ट में हम क्या ऐड कर दें? नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दें। मज़ा आ गया। जो बातें मैं पिछले चैप्टर में बताया था और यहाँ बताया था, देखो कितना यूज़ हो रहा है उसका। नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। क्या दे रखा है सवाल में?
ओ, मैंने पहले निकाल रखा है एनआईटी, देखो ना। मैंने तभी भी कहा था कि मैंने कोई पागल नहीं, मैं निकाल रखा है, ये देखो निकाल रखा है 7200। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप 61,700 में क्या कीजिए, 7200 प्लस कर दीजिए। ये कितना बन जाएगा देखो, 68,900। एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा चौथा, कितना अच्छा अच्छा कन्वर्जन हो रहा है और कितना मज़ेदार हो रहा है, कितना बढ़िया से सवाल बन गया। आइए एक सवाल और दे रखा है, जल्दी जल्दी में उसको डिस्कस कर लेते हैं और आपको होमवर्क दे देंगे, आपको खुद से करना है सवाल को। क्या है सवाल सर, लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, जो भी बच्चा पढ़ाई लिखाई से मतलब रखता है, ये डायलॉग मैं लगभग सब क्लास में मारता हूँ, पढ़ाई लिखाई से मतलब रखता है, जिनको भी थोड़ा मैथमेटिकल अंदाज अच्छा लगता है, कॉन्सेप्चुअली अच्छा लगता है, मज़ा आ रहा होगा उसको क्लास में, और जिनको आईपीएल पे ध्यान है कि भाई क्या हो रहा है, किसने टॉस जीता और कौन खेलेगा और कितने छक्के पड़ेंगे और कितने क्या होंगे, और इसमें कई सारे लोग तो विंडफॉल गेम्स में भी लग जाते हैं, सट्टेबाजी में, पता नहीं कैसे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, मुझे नहीं पता है, मैं क्यों बोलता हूँ इस बात को इस क्लास में मुझे नहीं पता है, लेकिन कई लोग लग जाते हैं, बहुत ही बुरी आदत है, लेकिन कई लोग होता है इंटरटेनमेंट के लिए भी देखते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि इंडिया का किसी कंट्री के साथ मैच हो तो मुझे अच्छा भी लगता है, ये आईपीएल तो मुझे तो उतना पसंद नहीं आता। हाँ, आईपीएल में एक प्लेयर है जिसको मैं देखने के लिए टाइम निकाल सकता हूँ, वो प्लेयर है महेंद्र सिंह धोनी, जिसको कभी कभार मैं देख सकता हूँ अगर मुझे मौका मिला तो, क्योंकि उनका समय अब जा रहा है, इसलिए मुझे उनको जितना दिन बचा हुआ उतना दिन देख लूँ थोड़ा सा। एनीवे, वापस मुड़ते हैं। आइए, जो आईपीएल लवर्स है उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आज से शुरू हो रहा है आपका। आइए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। आप लोग क्लास में हैं या चले गए हैं? आइए तो कौन से सवाल करते हैं अब, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एन इकॉनमी ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सवाल कह रहा है डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए, डोमेस्टिक इनकम, सवाल कह रहा है डोमेस्टिक इनकम निकालो। दूसरा क्या कह रहा है, नेशनल इनकम निकालो। डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या हो सकता है, डोमेस्टिक ग्रॉस भी हो सकता है, डोमेस्टिक नेट भी हो सकता है, सेम नेशनल की बात है। देखो, मैंने कहा कि जब इनकम मेथड आपके सामने है, सारे इनकम को प्लस कर दो तो नेट डोमेस्टिक इनकम फैक्टर कॉस्ट आता है। ये बातें याद नहीं रहेगी तो आप बहुत बार गलत कर दोगे। सारे इनकम को प्लस करके नेट डोमेस्टिक इनकम फैक्टर कॉस्ट आता है। यस सर। तो कौन कौन से इनकम को प्लस करना है सर, वेजेस को प्लस कर दो, रेंट को प्लस कर दो, इंटरेस्ट को प्लस कर दो, डिविडेंड को प्लस कर दो, मिक्स्ड इनकम को प्लस कर दो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एडेड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एडेड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एडेड। अब आप कहोगे सर आपने तो डिविडेंड ये सब ऐड करने से मना किया था। मैं कहता हूँ मैं अभी भी मना कर रहा हूँ, छोड़ दो कोई बात नहीं। आप सबसे पहले क्या कीजिए, एम्प्लॉय कंपनसेशन निकालिए। एम्प्लॉय कंपनसेशन निकालिए। कैसे निकालेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन, प्लस करो क्या क्या है, वेजेस, वेजेस कितना है 10,000, और क्या सर, एम्प्लॉय कंसेशन के साथ साथ क्या निकालना कहा, मैंने कहा आपको निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, ऑपरेटिंग सरप्लस, सॉरी ऑपरेटिंग सरप्लस। उसमें क्या होता है सर, रेंट कितना है 5,000, इंटरेस्ट कितना है सर 400, रेंट इंटरेस्ट और क्या देखता हूँ क्या है, और साथ साथ आप निकालो प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में क्या क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड कितना है, ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट्स भी होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट होता है प्लस इंटरेस्ट होता है और प्लस प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट में क्या क्या होता है, प्रॉफिट में होता है डिविडेंड, देखिए ध्यान सुनिए सारा चीज़ समझ आएंगे, डिविडेंड होता है प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है प्लस कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होता है, दे रखा है सर, यस दे रखा है। डिविडेंड कितना 3000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना 200, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कितना 400, कितना हो गया 3600। उसके बाद रेंट कितना था 5000, इंटरेस्ट कितना था 400, और ऑपरेटिंग सरप्लस क्या आया 3600। तो क्या बन गया 9000 बन गया। ऑपरेटिंग सरप्लस 9000 आया। एम्प्लॉय कंपनसेशन में अभी सिर्फ वेज प्लस किया है, और भी कुछ है? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, वो कितना है 400, और कुछ है नहीं है। इनको प्लस कर दिए, कितना हो गया 10,400। और क्या हो गया आप देखते हैं, अगर आप निकालते हैं इनकम, तो इनकम में क्या क्या करते हैं आप, एम्प्लॉय कंपनसेशन हो गया 10,400, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया कितना 9000, दोनों मिला कितना हो गया 19,000। कुछ और तो नहीं बच गया प्लस करने के लिए, देख लो। मिक्स्ड इनकम बच गया, हाँ प्लस मिक्स्ड इनकम, प्लस मिक्स्ड इनकम कितना है, मिक्स्ड इनकम है 400, तो ये हो गया आपको 19,800। क्या किया सर फिर से बता दो? कुछ नहीं किया है। NDIFC में क्या क्या करते हैं हम लेते हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन, हम लेते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, और हम लेते हैं क्या मिक्स्ड इनकम। मेरे पास मिक्स्ड इनकम ऑलरेडी दे रखा था, मेरे पास 10,400 क्या निकला था, एम्प्लॉय कंपनसेशन ही मैंने निकाल ली यहाँ से देखो, और ये 9,000 क्या निकाला मैंने, ऑपरेटिंग सरप्लस भी निकाल लिया। एम्प्लॉय कंपनसेशन कैसे निकाला, वेजेस को प्लस किया और प्लस सोशल सिक्योरिटी को प्लस किया। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकाला, रेंट प्लस किया, इंटरेस्ट प्लस किया, एंड प्रॉफिट्स प्लस किया। प्रॉफिट कैसे निकाला, डिविडेंड प्लस किया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस किया, एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस किया। एक दूसरे को प्लस माइनस करके सब निकलते गया। बात समझ गए? आप बुक ने क्या कर रखा है, सबको एक साथ प्लस कर दिया बिना किसी लॉजिक का। अगर इस तरह से मैं सिखाने लग गया ना तो पंगा जान तो क्या होगा, आपके पास जब भी सवाल आएगा तो बिना लॉजिक का क्या करोगे, सबको प्लस कर दोगे आप, और गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते, कुछ रीजन होना चाहिए प्लस करने के लिए। यहाँ पे अगर आपको हर चीज़ को प्लस करने की आदत बन जाएगी ना, तो यहाँ पे और भी कोई आइटम होता तो क्या करते आप, ऑलरेडी प्लस कर देते, जो कि गलत है। कुछ लॉजिक होना चाहिए। मुझसे नेट डोमेस्टिक पूछा गया है, इनकम पूछा गया है, तो मैं 3 चीज़ प्लस करूँगा। कौन कौन, एम्प्लॉय बेनिफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस मैं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, रेंट इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट मैं निकालूंगा कैसे, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट करके निकालूंगा। कई बार बोल चुका हूँ, कई बार बोलने के पीछे का मकसद आप जानते हैं, भावनाओं को आप समझते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये रही नेशनल इनकम का तरीका। एक सवाल इसमें और पूछा है, क्या है वो, नेशनल इनकम निकालने के लिए कह रहा है। कोई बात नहीं, नेशनल इनकम निकाल लेंगे हम, क्योंकि मेरे पास NFIA दे रखा है, एंड नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट चाहिए, NDI फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। इसमें क्या करेंगे, इसमें NFIA प्लस कर देंगे, ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। ये कितना आया मेरे पास, ये आया 19,800। NFIA कितना है 1,000 है, ये हो जाएगा 20,800। मज़ा आ गया? अब आइए आप क्या लिखिए, नेक्स्ट मेथड, और वो कौन सा है, एक्सपेंडिचर मेथड। और यहाँ लिखिए आप क्लास नंबर 6। पिछली क्लास कौन सी थी, 5th या 6th थी, हर बार क्लास नंबर भूल जाता हूँ मैं। 5th थी क्लास नंबर, अब क्या होगा 6th। यहाँ लिखिए, इस क्लास में आपको हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्क्राइब करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तब तक आप कुछ क्वेश्चंस करके आइए। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।